गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूँ राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। हाँ बच्चों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आज हम बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। अगर बच्चों आपने बायोट-सावर्ट्स लॉ का मेरा प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पे जाके वो प्रीवियस लेक्चर भी देख सकते हैं। अगर बच्चों आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो चलो बच्चों, आज स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। एप्लीकेशन ऑफ बायोट-सावर्ट्स लॉ। देखो बच्चों, बायोट-सावर्ट्स लॉ की 3 एप्लीकेशन है। एक रिंग के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना, एक रिंग की एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड करना, एक्सिस का मतलब इस लाइन पे कहीं भी, एक स्ट्रेट कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना। जैसे कोई इनफाइनाइट लेंथ का कंडक्टर है, इसके लेफ्ट में या राइट में मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आज हम फर्स्ट एप्लीकेशन देख रहे हैं कि कोइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हम करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग कोइल। ठीक है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग कोइल। आज हम करंट कैरिंग कोइल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू करंट कैरिंग कोइल एट सेंटर। तो बच्चों सेंटर पे कैलकुलेट करने वाले, ठीक है। ये कोइल है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है, ठीक है बच्चों। तो ये आपकी करंट कैरिंग कोइल है। सपोज करो इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। इसका रेडियस है बच्चों, इसका रेडियस मान लेते हैं आर और इसमें करंट मान लेते हैं आई, ठीक है। और सेंटर है हमारा ओ। तो आज हमारा टारगेट है ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये ऐसे रखी हुई है, ठीक है। बोर्ड पे जो रिंग है वो ऐसे है, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ ऐसे ही। सेंटर जो है आज यहाँ पे, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इतना कंफर्म हो गया, किसी भी कंडक्टर में अगर बच्चों करंट होता है तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड होता है। ये ओरस्टीन ने बताया था। तो इस चैप्टर में हमें यही करना है, कंडक्टर की शेप चेंज होगी, बस हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो अब हम सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। तो बच्चों हमने क्या किया, एक कोइल को कंसीडर करते हैं। कंसीडर अ कोइल, कंसीडर अ कोइल हैविंग रेडियस कैपिटल आर एंड करंट आई। समझ गए, हमने कोइल कंसीडर की। कोइल का मतलब यही होता है सर्कल, ठीक है। तो हमने कोइल कंसीडर की जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है और जिसका रेडियस कैपिटल आर है, ठीक है। तो चलो बच्चों, अब क्या करते हैं, पहले एक छोटा सा करंट एलिमेंट बनाते हैं। छोटे से करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखना आता है बायोट-सावर्ट्स लॉ से, फिर उसको इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, मैं यहां पे करंट एलिमेंट बना रहा हूं। ये आई करंट है और डीएल डिस्प्लेसमेंट है। ये एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया मैंने यहां से यहां तक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। टेंजेंट ही होगा। सर्कल के अंदर बच्चों वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट वो टेंजेंट होते हैं। तो जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा डीएल वेक्टर, इस पॉइंट पे टेंजेंट हो जाएगा। और हमारा टारगेट है ओ पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना। तो आज हमारा ये आर वेक्टर हो जाएगा, बोलो, और ये हमारा थीटा हो जाएगा 90 डिग्री। बायोट-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग
डीएल से जिस पॉइंट तक का डिस्टेंस होता है वो आर वेक्टर हो जाएगा, और डीएल परपेंडिकुलर हो गया, आर वेक्टर इधर हो गया, आर का मैग्नीट्यूड रेडियस के इक्वल हो जाएगा, और थीटा आपका 90 डिग्री। बोलो इतनी बात समझ आ गई? शाबाश। तो यूज कर रहे हैं बायोट सावर्ट्स लॉ। अकॉर्डिंग टू बायोट सावर्ट्स लॉ, क्या कहता है बच्चों बायोट सावर्ट्स लॉ? कि स्मॉल करंट एलिमेंट की वजह से किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई डीएल हमारा स्मॉल करंट एलिमेंट है, इसकी वजह से ओ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? डीबी होगा आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, और बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को बोल रहे हैं कांस्टेंट को। ये स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड आया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। अब यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ से हमें चेक करना है। करंट एलिमेंट ऊपर है, टेंजेंट होगा, और रेडियस और टेंजेंट में हमेशा 90 डिग्री का एंगल होता है, तो थीटा 90 डिग्री हो गया। अब मैं रिप्लेस कर दूंगा, थीटा हमारा हो गया 90 डिग्री, आर का वैल्यू हो गया रेडियस के इक्वल। बोलो इस फॉर्मूले के हिसाब से हमारा जो आर बनेगा वो रेडियस हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ रिप्लेस कर दो, डी बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन 90 डिग्री, और आर की जगह हो जाएगा आर स्क्वायर। समझ गए? स्मॉल आर आज आर के इक्वल है। स्मॉल आर होता है करंट एलिमेंट से बच्चों सेंटर तक का डिस्टेंस, या उस पॉइंट तक का डिस्टेंस जहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलो आपको बातें क्लियर हो गई है। साइन 90 बच्चों 1 हो जाएगा, डी बी कितना हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। इतनी बात समझ आ गई? डी बी हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। ये जो मैग्नेटिक फील्ड है बच्चों, ये एक छोटे से एलिमेंट की वजह से आई है। ये जो छोटा सा एलिमेंट है डीएल, यहां से यहां तक, ठीक है। अब मुझे पूरी रिंग की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ओ पे, तो मैं क्या करूंगा बच्चों? इंटीग्रेशन कर दूं। इंटीग्रेशन करूंगा, टोटल मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। तो बी हमारा आ जाएगा, जब डी बी का इंटीग्रेशन करेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन में आर स्क्वायर। इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक कर दें? डी एल लेंथ के रेस्पेक्ट में कर दें। तो लेंथ यहाँ से स्टार्ट करें तो वापिस यहीं तक आ जाए, तो 0 से 2 पाई आर हो जाएगा। बोलो लेंथ हमारी 0 से 2 पाई आर हो जाएगी। डी बी का बी आ गया, तो बच्चों म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर, जो कांस्टेंट है मैंने उसको कॉमन ले लिया। अंदर बच गया सिर्फ डीएल का इंटीग्रेशन, तो अंदर बच्चों 0 से 2 पाई आर डीएल बच गया। डीएल का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे। डीएल का इंटीग्रेशन डायरेक्ट 2 पाई आर हो जाएगा। डीएल स्मॉल लेंथ है, इंटीग्रेशन करेंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी, तो डीएल का एल हो जाएगा, और एल की लिमिट है 0 से 2 पाई आर। तो बच्चों क्या आ जाएगा? बी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर। तो एल की जगह 2 पाई आर लिखेंगे, फिर माइनस में 0 लिखेंगे, तो 2 पाई आर ही बचना है। बोलो 2 पाई आर माइनस में 0 करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ध्यान से देखो बच्चों, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो बी का रिजल्ट कितना आ गया? बी का रिजल्ट आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू 2 पाई। तो आप ऐसे ही ध्यान रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई रेडियस इंटू में 2 पाई। कई बच्चे 2 पाई को काट देते हैं, काटने में कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। मैंने आपको बता रखा है इस कंप्लीट की वैल्यू होती है 10 की पावर -7, इसलिए इसको नहीं छेड़ेंगे। और 2 पाई को ध्यान से देख लो, कंप्लीट रिंग में कितना एंगल बनता है? 2 पाई। तो कंप्लीट कोइल हुई तो 2 पाई हो जाएगा, हाफ हुई तो 2 पाई की जगह पाई आ जाएगा। तो ये समझने में आसानी रहेगा। तो सेंटर पे मैग्नीट्यूड ये आ गई। आपसे पूछा जाएगा सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो रिजल्ट आ गया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन में रेडियस इंटू में 2 पाई। फिर आपसे बच्चों पूछेगा डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए यूज करेंगे राइट हैंड थंब रूल। जैसे करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, केवल सेंटर के लिए बता रहा हूँ,
सेंटर पे राइट हैंड थंब रूल ऐसे लगेगा, या तो है डीएल क्रॉस आर, डीएल इधर है आर इधर है, तो डीएल क्रॉस आर किधर होगा, अंदर की तरफ। बायोट सावर्ट्स लॉ में पढ़ाया था ना, मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं डीएल क्रॉस आर, तो बच्चों ये रहा डीएल और ये रहा आर, तो डीएल क्रॉस आर करेंगे तो थंब सेंटर पे किधर आ गया, इनवर्ड डायरेक्शन आ गया। और कॉइल में आप डायरेक्ट भी चेक कर लेंगे, कॉइल के लिए आप ऐसे देख लें, करंट बच्चों ऐसे फ्लो कर रहा है तो सेंटर के लिए इनवर्ड, अगर बच्चों करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो सेंटर के लिए आउटवर्ड। तो सेंटर के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्ट देख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल से, या इनवर्ड होगा या आउटवर्ड होगा। लेकिन अगर कोई और जगह पे आपसे मैग्नेटिक फील्ड पूछा जाए, सेंटर को छोड़ के यहां पूछा जाए, यहां पूछा जाए, तो यहां इनवर्ड आउटवर्ड नहीं होगा, मैं क्लियर कर देता हूं। यहाँ की सिचुएशन अलग होगी, ये डायरेक्शन सिर्फ मैं सेंटर की बता रहा हूं कि सेंटर पे आउटवर्ड, सेंटर पे इनवर्ड, समझ गए। डायरेक्शन इज गिवन बाय, डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो ये जो राइट हैंड थंब रूल है, इसको हर जगह आपको फील करना है अलग अलग तरीके से। वैसे तो ये डीएल क्रॉस आर से बनाए गए हैं, तो सेंटर पे आप डायरेक्ट रखेंगे, डायरेक्शन इनवर्ड होगा या आउटवर्ड। लेकिन सेंटर के अलावा और पॉइंटों पे क्या होगा, इसके लिए मैं आपको एक पैटर्न बना के दिखा रहा हूँ। तो अभी मैंने जो सिचुएशन दिखाई है बच्चों, वो आपको ये सिचुएशन दिखाई है, ठीक है। अब बच्चों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपसे पूछी जाएगी, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। ध्यान से समझना, पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल, ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल। करंट कैरिंग कॉइल की वजह से मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स का पैटर्न कैसा होगा, अब मैं ये चर्चा करने वाला हूं। तो बच्चों ये कॉइल है आपकी, आपको फील आ रहा है कॉइल कैसे रखी हुई है। देखो पहले जो डायग्राम था जब कॉइल ऐसे थी, ऐसे, अब कॉइल बच्चों ऐसे रखी हुई है, दिख रहे हैं ना। अब जो कॉइल है वो ऐसे रखी हुई है, तो सामने से देखेंगे आप, उधर से देख रहे हैं तो आपको ऐसा ही नजर आएगा कॉइल। पहले वाला डायग्राम ये था, कॉइल ऐसे थी, अब कॉइल ऐसे, ठीक है। अब इसमें करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, तो बच्चों करंट जब इस कॉइल में ऐसे फ्लो कर रहा है तो सेंटर के पे ऊपर, अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो सेंटर पे नीचे। तो हम ऐसे करंट फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज, तो सेंटर पे फील्ड ऊपर हो जाएगा। तो करंट फ्लो करा रहा हूं मैं इसमें, ये करंट बना रहा हूं, ये इसका थिकनेस दिखाने की कोशिश की है मैंने आपको, ऐसे करंट फ्लो कर रहा है आई, समझ गए। तो पैटर्न कैसा होगा बच्चों, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाली है वो स्ट्रेट होगी, ऐसे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल स्ट्रेट आएगी, फिर साइड में मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होती जाएगी बच्चों, जितना आप साइड में जाएंगे साइड में पैटर्न ऐसा होता जाएगा। फिर यहां पे जाएंगे, सर्कल ही बन जाएगा बच्चों, सर्कल। फिर ऐसे इधर बनाएंगे, ठीक है, फिर बनाएंगे और फिर यहां पे बनाएंगे, ऐसा पैटर्न होगा। अब मैं आपको फील कराना चाह रहा हूं, सेंटर पे देखने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रेट हो जाएगा। साइडों में आप जब देखेंगे थोड़ा फील करना, मैं इस साइड को थोड़ा फील कराने की कोशिश कर रहा हूं। करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है,
तो करंट ऐसे जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन में थंब को रख दो तो पैटर्न कुछ ऐसा होगा। ठीक है, यहाँ की सिचुएशन ऐसी है बच्चों, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है तो करंट की डायरेक्शन में थंब को प्लेस करो। थंब को प्लेस करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कुछ ऐसे बनने वाली है। ठीक है, तो यहाँ अंदर की तरफ, फिर हम इधर आएंगे तो इधर बच्चों क्या सिचुएशन है, करंट आपकी तरफ है आउटवर्ड, तो यहाँ इस तरफ हो जाएंगी। तो यही फील कराया मैंने, और सेंटर पे स्ट्रेट हो जाएंगी। तो ये पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार डायरेक्ट पूछा जाता है कि जस्ट पैटर्न ड्रॉ करो। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट केसेज इसमें ले रहा हूं, नोट डाल लें आप। ठीक है, इसी में नोट डाल के बात करते हैं। तो बच्चों अब नोट डाल लीजिए आप, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको शो कर रहा हूं मैं। फर्स्ट पॉइंट, अगर बच्चों कंप्लीट कॉइल हो, करंट आई और रेडियस आर, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, बी का रिजल्ट आएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R इंटू में 2 पाई। समझ गए, या चलो ऐसे बना देता हूं कंप्लीट कॉइल को, ऐसे कॉइल हो, रेडियस आर हो गया, करंट आई। तो अगर कंप्लीट कॉइल होगी तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होगा। सेकंड, अगर बच्चों कंप्लीट कॉइल नहीं हुई, इसकी रेडियस बच्चों आर है, करंट आई है, ये सेंटर है। अब आपके पास कंप्लीट कॉइल नहीं है, सेमी सर्कल है, मतलब ये हाफ कॉइल है, तो कंप्लीट कॉइल में इस एंगल पे फोकस करना है। कंप्लीट कॉइल में एंगल कितना बनता है, 2 पाई का, तो 2 पाई आ गया। अगर ये हाफ कॉइल बनेगी तो 2 पाई की जगह कितना आ जाएगा, पाई आ जाएगा। तो बी का फॉर्मूला बन जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I रेडियस इंटू में पाई। तो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि सिर्फ एंगल का रोल है, एंगल बदल रहा है। अगर 45 हुआ तो आप सी में कैसे करेंगे, जैसे बच्चों इतनी कॉइल हुई, ये वाला हिस्सा हुआ कॉइल का, ये रेडियस है, ये सेंटर है, करंट आई है। अब ये 90 डिग्री एंगल हुआ, तो ये 1/4 है, तो इसमें 2 पाई की जगह कितना आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कंप्लीट कॉइल कितना एंगल बनाती है, 2 पाई। हाफ कॉइल कितना बनाएगी, पाई, और 1/4 कितना बनाएगी, पाई/2। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I रेडियस इंटू पाई/2। तो मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ जो भी एंगल हो, 30 डिग्री हो तो पाई/6, पर ये ध्यान रखना है एंगल मस्ट बी इन रेडियन, क्योंकि 2 पाई एंगल डिग्री में नहीं होता, रेडियन में होता है। अब कई बार जैसे आपको एक जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, आपको बच्चों को कॉइल दे दी, ठीक है, और ये है O, इसका रेडियस R और करंट I, एंगल है अल्फा। तो आप मुझे बताओगे, वीडियो को पॉज करके जल्दी से लिखें बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो इस केस में बच्चों जो मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है वो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I रेडियस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एंगल की जगह अल्फा आ जाएगा, तो एंगल आ जाएगा अल्फा, और अल्फा इज इन रेडियन, ये ध्यान रखना है। अगर ये 30 डिग्री है तो पाई/6 हो जाएगा, 60 डिग्री है तो पाई/3 आ जाएगा। कन्वर्ट करना आता है ना, पाई/180 से मल्टीप्लाई करके कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये तो सिंपल सिचुएशन है। और अगर बच्चों अब ये सिचुएशन आ जाए, एक कॉइल ये है और एक कॉइल ये है, करंट सेम डायरेक्शन में है I, इसका रेडियस है बच्चों R और इसका है 2R। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, सेंटर पे पूछे हैं, तो कॉन्सेंट्रिक कॉइल है। कॉन्सेंट्रिक कॉइल का मतलब बच्चों ये सिचुएशन है, दो कॉइल हैं ऐसे, दोनों का सेंटर क्या है, सेम। कॉन्सेंट्रिक समझ गए ना, दोनों का सेम सेंटर है, बस रेडियस का तो फर्क होना ही है, और करंट भी सेम है।
तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बच्चों वो कितना होगा। अब देखें, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, करंट ऐसे है आउटवर्ड, इस भाई साहब की वजह से भी बड़ी वाली रिंग की भी आउटवर्ड, मतलब कि दोनों का मैग्नेटिक फील्ड क्या हुआ, सेम डायरेक्शन में। दोनों का मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है तो बच्चों ऐड कर देंगे। तो हम बना देते हैं, छोटे वाली का फील्ड लिख देते हैं B1, बड़े वाली रिंग का फील्ड लिख देते हैं B2। तो नेट फील्ड क्या होगा, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो बी नेट क्या आएगा बच्चों, बी नेट आएगा B1 प्लस में B2। B1 का वैल्यू बताओगे, B1 सेंटर का फॉर्मूला क्या है, कंप्लीट कॉइल का μ0/4 I अपॉन में रेडियस, तो छोटे वाली का रेडियस कितना है R और इनटू में 2 प्लस बड़े वाले की वजह से लिखो μ0/4 I उसका भी सेम, रेडियस की जगह 2R इनटू में 2 अब जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन आ जाएगा, जो कट रहा है उसे काट लेंगे, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आपके पास दूसरा सवाल ऐसे भी हो सकता है, अगर ये डिफरेंट प्लेन में हो बच्चे, ऐसे, ये तो समझ गए सेम प्लेन में थे, ऐसे कॉन्सेंट्रिक वाला था। अब सवाल ऐसा भी आएगा, ये वाली फिगर फील आ रही है। अब मैं इसकी चर्चा करने जा रहा हूं, ठीक है। दो कॉन्सेंट्रिक कॉइल हैं लेकिन परपेंडिकुलर हैं, दोनों का प्लेन क्या है, परपेंडिकुलर। अभी तो दोनों का प्लेन ऐसे था, अब ऐसे है, तो अब इस सिचुएशन में देखेंगे। ठीक है, तो चलो बच्चों अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको बात समझ में आ गई। अभी मैंने ये फिगर आपको दिखाने की कोशिश की है, ये वाली सिचुएशन है, तो बोर्ड के हिसाब से बच्चों ये डायग्राम है, आई होप आपको दिख रहा होगा। ठीक है, एक रिंग हॉरिजॉन्टल है और एक रिंग वर्टिकल है, ये सिचुएशन है। दोनों का प्लेन परपेंडिकुलर है, इसका प्लेन वर्टिकल है और इसका प्लेन हॉरिजॉन्टल है, ऐसे एक दूसरे में रखी गई हैं, दोनों का सेंटर सेम है। अब आपसे पूछा गया है कॉमन सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। एक में करंट ऐसे है और एक में ऐसे है, दोनों का रेडियस भी सेम ही लेते हैं, करंट भी सेम ही लेते हैं, दोनों में करंट सेम है और दोनों का रेडियस भी सेम है बच्चों। ठीक है, आपको O पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड direction of magnetic field at O. You have to determine magnitude and direction of magnetic field at point O. ठीक है, चलो एक एक करके समझते हैं बच्चों। एक हॉरिजॉन्टल रिंग है, वो ऐसे रखी हुई है, उसमें करंट ऐसे है, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड ऊपर आ जाएगा। ठीक, और एक जो दूसरी रिंग है वो वर्टिकल है, उसमें करंट ऐसे है, तो उसकी डायरेक्शन इधर आ जाएगी। बोलो, सेंटर पे डायरेक्शन देखने के लिए बच्चों मैंने बताया राइट हैंड थंब रूल। एक में करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, कई बच्चों को कंफ्यूजन होगा सर हमें कैसे पता चलेगा ऐसे फ्लो कर रहा है। कोई नहीं, आप गलती से नीचे भी मान लोगे तो नीचे हो जाएगा एक का फील्ड, और एक ऐसे तो एक इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। कहने का मतलब है दोनों का बी परपेंडिकुलर आने वाला है। जनरली आपको कंफर्म कर दिया जाएगा लिख के, अगर लिख के कंफर्म ना करें तो समझ लेना एक में ऐसे है ताकि डायरेक्शन ऊपर बनती है, और एक ऐसे है। उल्टा भी करके कर आओगे तो आपसे मैग्नीट्यूड पूछेगा और एंगल पूछेगा, B1 से कितना है, B2 से कितना है, तो दोनों ही केस में आंसर सही आएगा। तो हम ऐसे मान लेते हैं, इसमें ऐसे है तो इसका ऊपर हो जाएगा, और इसमें ऐसे है तो इसका फील्ड इधर हो जाएगा। तो बच्चों अब मैं क्या करने वाला हूँ, इस रिंग की वजह से इसका इधर आएगा, मैंने बना दिया B1, हॉरिजॉन्टल वाले का फील्ड ऊपर आएगा, मैंने बना दिया B2। दोनों परपेंडिकुलर आएंगे, ये फील आ गया ना। बोलो, इसका ऊपर आएगा वर्टिकल और इसका इधर आएगा। अब दोनों में एंगल आपको नजर आ रहा है, तो ये नेट फील्ड होगा बी नेट जो हमें कैलकुलेट करना है, और ये एंगल हमारा अल्फा होगा जो डायरेक्शन हमें बतानी है, और ये 90 है, आपको दिख रहा होगा। B1 B2 का मैं वैल्यू लिख दूं पहले,
B1 B2 दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा। क्यों? क्योंकि करंट भी सेम है, रेडियस भी सेम है। सेंटर का पूछ रहा है, सेंटर पे, तो सेंटर का फॉर्मूला याद है, तो सेंटर का फॉर्मूला है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई रेडियस इंटू में 2 पाई। बोलो बच्चों समझ आया नहीं आया? सेंटर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखते हैं? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई रेडियस इंटू में 2 पाई। तो B1 B2 दोनों का वैल्यू सेम आएगा क्योंकि करंट भी सेम है, रेडियस भी सेम है। अगर अलग अलग करंट होता तो B1 अलग निकालते, B2 अलग। इसको हम लेट कर लेते हैं B के बराबर, ये वैल्यू हमारी B है। तो बच्चों ये मैग्नेटिक फील्ड भी B हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड भी B हो गया। रिजल्टेंट निकाल लें तो B नेट कितना होगा आप ही बता दो। B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर 2B1 B2 कोस 90 डिग्री का एंगल है। बोलो B1 B2 में एंगल जो बच्चों दिखाई दे रहा है वो 90 डिग्री है। कोस 90 क्या हो जाएगा? 0। कोस 90 0 हो जाएगा तो B नेट आ जाएगा। B1 की जगह पुट करेंगे B, B2 की जगह पुट करेंगे B, और कोस 90 बच्चों हो गया 0। आगे बात समझ में? कोस 90 0 तो आपका बन जाएगा 2B स्क्वायर का रूट, तो ये आ गया रूट 2B। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया बच्चों रूट 2B, और बच्चों रूट 2B आ गया, और B को रिप्लेस कर सकते हैं इस नंबर से। B का वैल्यू हमने यही लिया है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई आर इंटू में 2 पाई। अब ऑप्शन में देख लेंगे 2 पाई को कैंसिल किया गया है या नहीं। अगर न्यूमेरिकल सोल्व करना होगा तो हम कैंसिल नहीं करेंगे क्योंकि इसकी परफेक्ट वैल्यू हमारे पास होती है। तो बच्चों ये भी नेट मैग्नेटिक फील्ड आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गई, मैग्नीट्यूड। अब बच्चों बात करनी है आपको डायरेक्शन की, तो डायरेक्शन का मतलब tan अल्फा निकालना है। तो मैं डायरेक्शन की चर्चा कर रहा हूँ इधर। तो डायरेक्शन कितना होगा बच्चों? tan अल्फा बोलो कितना होगा? tan अल्फा हो जाएगा B2 बाई B1। बोलो tan अल्फा हो जाएगा B2 बाई B1। ये B2 है तो ये भी B2 होगा, ये B1। tan अल्फा परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा, और B2 कितना हो गया बच्चों? B2 भी B है, B1 भी B है, दोनों कट के 1। tan अल्फा 1, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू 45। मतलब कि जो एंगल आएगा वो एग्जैक्टली मिड पे आएगा, और ये बात हमें वैसे भी पता है। तो जब इक्वल वेक्टर होते हैं तो जो रिजल्टेंट है वो एग्जैक्टली दोनों के मिड पे आता है। तो ये क्वेश्चन बच्चों समझ में आया कि दो कॉइल प्लेन में हो तो कैसे करेंगे। अगर प्रीवियस क्वेश्चन में अपोजिट होते तो B1 माइनस B2 कर देते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर परपेंडिकुलर कॉइल हो तो ऐसे कर देंगे। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ऐसे जनरली पूछे जाते हैं। कॉइल को लेके बहुत सारी चर्चा की जाती है। हाफ कॉइल लेगा, 1/4 लेगा, कंप्लीट लेगा, और आपसे सेम प्लेन में रखेगा परपेंडिकुलर में। एक और अच्छा क्वेश्चन है जो मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चों एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल और है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है, जो बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। तो एक और अच्छा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा होगा, स्क्रीन पे मीन्स बोर्ड पे आ रहा होगा। ये मैंने एक आर्क बनाई है, ठीक है। ये आर्क है, फिर ये स्ट्रेट लाइन है, फिर आर्क है, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर आर्क, फिर स्ट्रेट लाइन। ये बच्चों आपको सेंटर है इन तीनों आर्क का, और ये एंगल आपका अल्फा है, ये 30 डिग्री है। तीनों आर्क का रेडियस अलग अलग होगा। इसका A मान लेते हैं, इसका रेडियस B मान लेते हैं, और इसका रेडियस C मान लेते हैं, ठीक है, समझ गए। ये रेडियस A है, ये B है, और ये C है, और करंट मान लेते हैं I। हमें O पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बताना है, ठीक है। सवाल हो गया डिटरमाइन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O। तो अब आपको क्या करना है, O पे मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना है। बच्चों मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ध्यान से सुनना। तो हमारे पास पहले इस आर्क का निकालेंगे, फिर इस स्ट्रेट पार्ट का, इस आर्क का, स्ट्रेट पार्ट का, आर्क का, स्ट्रेट पार्ट का, तब आएगा।
स्ट्रेट पार्ट का मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। जल्दी से सोच के बताएं मुझे क्यों होगा। बायोट-सावर्ट्स लॉ में बता दिया मैंने, अगर कोई पॉइंट कंडक्टर के ऊपर है या कंडक्टर की डायरेक्शन में है तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो ये वाला स्ट्रेट कंडक्टर O की डायरेक्शन में है, पॉइंट O इसी की लाइन में है, इस स्ट्रेट कंडक्टर की भी लाइन में है, इस स्ट्रेट कंडक्टर की लाइन में है। तो अगर कोई पॉइंट जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो वो उस कंडक्टर की लाइन में हो, स्ट्रेट कंडक्टर की लाइन में हो या उसी कंडक्टर पे पॉइंट लाई करे, तो मैंने बायोट-सावर्ट लॉ में बताया था dB इक्वल्स टू IDL sin थीटा अपॉन में r स्क्वायर। साइन थीटा 0 हो जाएगा तो dB 0 हो जाएगा। तो आपकी टेंशन खत्म हो गई। इस वाले पार्ट की मैग्नेटिक फील्ड 0, इसकी 0, इसकी 0। अब आपके पास 3 आर्क बच गई हैं। इसकी मैग्नेटिक फील्ड मान लेते हैं B1, इसका B2 मान लेते हैं, इसका B3। बोलो बात समझ में आई नहीं आई? यहाँ तक बच्चों क्लियर है? ठीक है। अब मैं बात करने वाला हूँ B1 का। B1 का मैग्नेटिक फील्ड B1 में ऐसे है तो इसका अंदर होगा, इसमें ऐसे है इसका बाहर होगा, इसमें ऐसे है इसका अंदर होगा। तो जो आउटवर्ड डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। आउटवर्ड डायरेक्शन को मैं पॉजिटिव ले रहा हूं, इनवर्ड डायरेक्शन को बच्चों मैं नेगेटिव ले रहा हूं। वैसे आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं। अब तीनों को सोल्व करने पे अगर पॉजिटिव आ गया तो फाइनल डायरेक्शन आउटवर्ड हो जाएगी, और अगर नेगेटिव आ गया तो फाइनल डायरेक्शन इनवर्ड हो जाएगी। कई बुकों में क्या करते हैं, डायरेक्शन के लिए एन कैप भी दिखा देते हैं। तो आउटवर्ड को लिख देते हैं वो पॉजिटिव एन कैप, और इनवर्ड के लिए लिख देते हैं माइनस एन कैप। आ रही है बात समझ में? वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो चलो पहले मैं वेक्टर फॉर्म में ही लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो जैसे हम B1 की बी नेट लिख रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो यह आ जाएगा B1 प्लस में B2 प्लस में B3। 2 से ज़्यादा आ जाते हैं तो फिर 2 का एक ऐसे रिजल्टेंट निकालने में दिक्कत रहेगी, तो हम क्या करते हैं सबका वेक्टर सम कर देते हैं। बी नेट कैसे निकालेंगे? B1 कितना होगा? B1 में मैग्नीट्यूड होगी और डायरेक्शन। इनवर्ड डायरेक्शन के लिए आपको पता ही है यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है। तो मैं एन कैप यूज कर रहा हूँ यूनिट वेक्टर। जो अब आपको ये तो पता है ना डायरेक्शन अंदर या बाहर होगी, मतलब कि प्लेन के जो वेक्टर परपेंडिकुलर होता है उसे नॉर्मल वेक्टर बोलते हैं, और नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन कौन बताता है? उसका यूनिट वेक्टर। तो बच्चों मैं B1 को लिख रहा हूँ, तो B1 कितना हो जाएगा? पहले मैग्नीट्यूड म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई, इसका रेडियस कितना है B1 में? A। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई रेडियस इंटू 2 पाई। अब 2 पाई की जगह अल्फा आएगा, बोलो। मैंने बताया था ना 2 पाई की जगह अब एंगल अल्फा होगा, और अल्फा है 30 डिग्री। से रेडियन बनाओ पाई बाई 180 से, तो बच्चों ये पाई बाई 6 आ जाएगा। तो अल्फा का वैल्यू आ गया पाई बाई 6। ये बच्चों मैग्नीट्यूड हो गई। डायरेक्शन किधर है इसकी? अंदर की तरफ, उसको हम माइनस एन कैप से दिखा रहे हैं। प्लस B2 के लिए लिखो, B2 का मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। बोलो क्या होगा? म्यू नोट अपॉन 4 पाई, करंट उसमें भी आई है, रेडियस उसका B है, और एंगल वो भी पाई बाई 6 बना रहा है, और प्लस का एन कैप। समझ गए? एन कैप क्यों? क्योंकि वो आउटवर्ड है। B3 भी अंदर की तरफ आएगा, रेडियस C, करंट सभी में सेम ही है। I करंट ऐसे आ रहा है डी 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 ऐसे करके, ठीक है। B3 को लिखेंगे म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई बाई रेडियस, रेडियस की जगह C आ जाएगा, एंगल हो जाएगा बच्चों पाई बाई 6, एंगल हो जाएगा पाई बाई 6। इसका डायरेक्शन किधर होगा? इसका B3 का अंदर की तरफ, तो माइनस एन कैप। तो मैंने ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। बी नेट कितना आ गया बच्चों? जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ रहा है? म्यू नोट अपॉन 4 पाई कॉमन है, आई कॉमन है, पाई बाई 6 कॉमन है, और एन कैप बी कॉमन है। तो यहाँ माइनस 1 बाई ए प्लस 1 बाई बी और माइनस 1 बाई सी। अगर ये रिजल्ट पॉजिटिव आ जाता है तो प्लस एन कैप मीन्स आउटवर्ड, अगर ये रिजल्ट नेगेटिव आ जाता है मीन्स इनवर्ड। और डायरेक्ट मैग्नीट्यूड लिखना चाहो तो एन कैप को छोड़ देना, ये बच गई है मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो बच्चों आप कोइल के क्वेश्चन को ऐसे डील करेंगे। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया
तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।